नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के आने वाले हिंदी के मॉडल पेपर यानी कि जो राजस्थान सरकार द्वारा एक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था, उसके साथ जो प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उसके आज के संपूर्ण वीडियो में हल करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन बैंक के साथ जो मॉडल पेपर था तो इनमें से लगभग आपके 30 से 40% सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिए और सभी सवालों के आंसर देख कर जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस माध्यमिक परीक्षा 2024 निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार विषय अनिवार्य हिंदी पूर्णांक 80 नंबर का है। समय आपके 3.25 घंटे का होने वाला है। यहाँ पर परीक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके खंड अ होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित बहुत चयन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर आपके अवसद वाले सवाल हैं। कुल आपके 12 सवाल दिए गए हैं, सभी एक एक नंबर के सवाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला सवाल है, निम्न में से कौन उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है? इंट्रो, बॉडी, मध्य भाग या समापन। तो उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो भी होता है, बॉडी भी होती है और समापन भी होता है, लेकिन मध्य भाग नहीं होता है। तो इसमें आपके राइट होगा मध्य भाग, जिसमें ऑप्शन स है। अगला है कि रेडियो समाचार लेखन में 1 से 10 तक की संख्याओं को किसमें लिखा जाता है? अंकों में, शब्दों में, रोमन में या उपयुक्त सभी में। तो रेडियो समाचार में 1 से 10 तक की जो संख्या होती है उसको अंक शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। और जो 11 से लेकर 999 तक की संख्या होती है उसको अंकों में लिखा जाता है, और इसका राइट ऑप्शन आपके ऑप्शन ब होगा, जिसमें शब्दों में है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, प्रवासी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। प्रवासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइग्रेंट कहते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। तो प्रवासी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है वो माइग्रेशन है, माइग्रेंट है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि सैनिटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। तो सैनिटेशन को हिंदी में कहते हैं वो स्वच्छता कहते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि सांध रात पसरीते कविता के समझ में कौन सी बात सत्य है? ये दिनकर द्वारा रचित हैं, ये अनंत काणेकर द्वारा रचित हैं, ये केशव कुमार द्वारा रचित हैं, ये सौंदर्यकर द्वारा रचित हैं। तो सांध रात पसरीते कविताएं वो दिनकर द्वारा रचित हैं, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? नगर नियोजन, खेती के औजार, भवन निर्माण या अर्थव्यवस्था। तो मोहनजोदड़ो की जो अनूठी मिसाल है वो नगर नियोजन है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा समाज का है? मिश्रित समाज, स्वतंत्र समाज, आदर्श समाज या बहुल समाज। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं प्रत्येक जब प्रश्न पत्र हल करवाता हूँ तो एक आपके बहुत चयनात्मक प्रश्न छोड़ देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। इसका आंसर जब आप देंगे तो बाद में मैं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पिन करके आपको बता दूंगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकली हैं? ग्रस्तों के, अवधूतों के, राजाओं के, पंडितों के। तो संसार की सबसे सरस रचनाएं वो अवधूतों के मुंह से निकली हैं, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अवधूतों में जैसे कबीर भी आते हैं, तुलसीदास भी आते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि किसमें परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है? मनुष्यों के, पेड़ पौधों के, कुत्तों में या बच्चों में। तो यह आपके पहलवान की ढोलक पाठ है उसमें इसलिए लिया गया है। जब गांव के सभी लोगों को बीमारी से मरते रहते हैं तब जो गांव परिस्थिति को ताड़ने की जो विशेष बुद्धि होती है वो कुत्तों में होती है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि कवि ने साहित्य का रसायन किससे कहा है? खाद्य को, धन को, बीज को या कल्पनाओं को। तो कवि ने साहित्य का रसायन है वो कल्पनाओं को कहा है, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में रचित है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है कि क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है? शोषित वर्ग, कवि, शोषक वर्ग या पाठक। जो क्रांति की आशंका से जो भयभीत रहता है वो जो शोषण कर रहा होता है वो होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा, शोषक वर्ग भयभीत रहता है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी। यहाँ पर आपको कुल 6 रिक्त स्थान दी गई, सभी एक एक नंबर की रिक्त स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का स्थानीय रूप होता है वो बोली या उपभाषा कहलाता है। तो यहाँ पर आप बोली भी लिख सकते हैं, इसके साथ उपभाषा भी लिख सकते हैं। अगला है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? तो इसमें आपके अभिधा होगा कि रूढ़ है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, उसका प्रयोग अभिधा शब्द शक्ति में होता है। इसके बाद अगला है कि जैते तुम तारे, तैते नभ में न तारे, पंक्ति में अलंकार होगा। तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, जिसमें एक तारे का अर्थ अलग है, दूसरे तारे का अर्थ अलग है, तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार होगा। अगला है कि जहाँ एक योषण स्थान वाले वर्णों की आवर्ती हुआ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अनुप्रांस अलंकार होता है। यहाँ पर आप अनुप्रांस लिख सकते हैं।
अगला है कि लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि है, वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो यहाँ पर आप देवनागरी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि पानी गए न उभरे मोती मानो सूर में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसमें अलग अलग अर्थ हैं, तो इसमें व्यंजना की जाती है किसी पर, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसके बाद अगर आप सवाल देख सकते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहले आपको इस गद्यांश को पूरा पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक दो लाइन पढ़ लेता हूँ कि हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने पर से संस्कृति की समस्या को जटिल हो गई है। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। यानी कि इसमें संस्कृति के बारे में बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में किन दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। तो यहाँ पर आपको पहले ही मिल गया है कि प्राचीन भारत में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय हो गया था, जिसमें यहाँ पर आपके द्रविड़ और आर्य संस्कृति आएगा। अगला है कि वर्तमान में किन दो संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है? तो मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ है, या ये आपके राइट होगा। इसके बाद अगला है कि मुस्लिम तथा अंग्रेज संस्कृतियों के साथ समन्वय में कठिनाइयाँ क्या हैं? तो यहाँ पर आपकी जो कठिनाइयाँ इसको आपको बताना होगा। इन संस्कृतियों में से हम कितना छोड़ें, और ये हमारे सामने बड़ी समस्या है, यानी कि क्या कितना हम लें और कितना छोड़ें, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। तो इसको ये आप लोग को यहाँ लिखना होगा। अगला है कि लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता है? अगला सवाल है कि लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता है? तो इसको आप जब पूरा पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी अपनी सांस्कृतिक की बातें चाहे अच्छी हो या बुरी, शायद दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो ना खाती हो, इससे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर जो चौथा सवाल है इसका आंसर होगा। अगला है कि मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृतियों से समन्वय करते समय क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से नहीं रह सकते। इन संस्कृतियों से हम कितना छोड़ें, और ये हमारे सामने बड़ी समस्या है। अपनी भारतीय संस्कृति को तिलांजलि देकर इसको अपनाना आत्महत्या होगी। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है। तो इन आपको लाइन में थोड़ा सा अच्छे तरीके से ढंग से प्रस्तुत करके लिखना होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि उपयोग गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो संस्कृति का समन्वय, इस गद्यांश का शीर्षक आपके ऐसे तरीके से हो सकता है। इसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसको पद्यांश को पहले आपको पूरा पढ़ना होगा, और इसके नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछ गए इसके आंसर देने हैं। तो पहले आप पद्यांश पढ़ लीजिए, और इसके बाद इन जो ये आपको सब क्वेश्चन पूछे गए इसको आंसर देना है। तो मैं पद्यांश आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके आंसर मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, तो बिना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक पद्यांश है। इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो सभी सवाल है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से हैं, तो इसके सभी के आंसर आप किताब से जब ढूंढ कर करेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और ये क्वेश्चन बैंक से इसके साथ आया हुआ है, तो इनमें से लगभग आपकी 40% क्वेश्चन सेम आने की संभावना है। तो इसको जब आप ज़्यादा याद करेंगे तो परीक्षा में ज़्यादा नंबर आने की संभावना है। तो यहाँ पर अगला आप खंड वह देख सकते हैं, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर है, जिसकी शब्द सीमा 40 शब्द हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन है भक्ति न वाक्पटुता में बहुत आगे थी। पाठ के आधार उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वेंडिंग कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल देख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं और बता दूंगा। ये 10वां सवाल है क्रांति में गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मुख्य ढांपना किस मानसिकता का घोतक है, बादल कविता का आधार पर स्पष्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ ही भगत जी बाजार को सार्थकता और समाज को शांति दे रहे हैं, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद जोन्स प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी कथन को सिद्ध कीजिए, इसको तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि जोन्स कविता में से आपके ऐसा एक सवाल 100% बनने की संभावना है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं 13वां सवाल, जिसमें सिल्वर वेंडिंग कहानी आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है, उदाहरण सहित कथन को स्पष्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके अथवा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर सकते हैं। ये आपके बहुत ही अतीत के दबे पाठ के आधार पर आपको इस कथन की समीक्षा करनी होगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर आपको आलेख तैयार करना है, या फीसर और आलेख में अंतर करना है। तो फीसर और आलेख किससे कहते हैं, अंतर है, विशेषताएं, इसका सवाल आप एक याद करेंगे तो आपके 100% आएगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कवि रघुवीर साय के व्यक्तित्व या कर्तृत्व के परिचय देना है, अथवा बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परिचय आपको लिखना है। इसके बाद खंड है जिसमें निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसमें दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। इसी तरह बाकी सभी सवाल देख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF सहित टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया। यहाँ पर आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अभी आपके अथवा वाला है। फिर आपके लास्ट सवाल है जिसमें आपको निबंध लिखना होगा। 300 शब्दों में आपको 4 निबंध दिए गए, चारों में से एक लिखना होगा। इसमें आपके कोई अच्छा निबंध है तो मैं बता दूंगा। इसमें है कि
युवा पीढ़ी और देश का भविष्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आपने चैनल की सदस्यता नहीं ली तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।